इस क्लास में हम जो पहले की क्लासें हमारी हुई हैं, यहाँ टॉपिक चल रहा था भाग 5 जिसका नाम है संघ, और उसमें एक जो पहला टॉपिक है उसका नाम है राष्ट्रपति, यानी हम कार्यपालिका की चर्चा कर रहे थे, संघीय कार्यपालिका की, और उसमें जो पहला टॉपिक है वो है राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति के टॉपिक में हमने क्या क्या अध्ययन किया? हमने अध्ययन किया उसमें कि राष्ट्रपति का पद, उसका कार्यकाल, उसकी योग्यताएं, उसका निर्वाचन, और निर्वाचन में कौन कौन लोग सम्मिलित होते हैं। फिर उसे पद से हटाने की जो महाभियोग जैसी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का भी हमने अध्ययन किया कि राष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार हटाया जाता है। उसके आर्टिकल्स पे हमने चर्चा कर ली, मुख्य मुख्य जो आर्टिकल्स हैं उन पे हमने चर्चा कर ली। अब जो हम पढ़ रहे थे इससे पहले की क्लास में, वहां पर हम क्या पढ़ रहे थे? राष्ट्रपति की शक्तियां। जो हमारा टॉपिक था वो था राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति की जो शक्तियां थी उस पे हम चर्चा कर रहे थे। हमने बताया कि राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, जो पावर हैं, वो पूरे संविधान में अलग अलग भाग, अलग अलग आर्टिकल्स में मौजूद है। लेकिन जब हम राष्ट्रपति के टॉपिक का अध्ययन करते हैं और उस टॉपिक में हम शक्तियों पे जाते हैं, तो वहां पर हम संविधान में जो उसकी शक्तियां जहां भी हैं, उन सभी शक्तियों को हम एक जगह पर लाकर अध्ययन कर लेते हैं। तो उसके हिसाब से हमने 3 प्रकार की शक्तियों को जो डिवाइड किया: विधायी शक्ति, विधायी शक्ति, कार्यपालिका की शक्ति, न्यायिक शक्ति, आपातकालीन शक्ति। इन प्रकार से हमने शक्तियों को विभाजित कर रखा है। तो हमने पहली उसकी जो शक्ति थी विधायी शक्ति, उसके बारे में अध्ययन किया। विधायी शक्ति का मतलब यह है कि विधायिका से संबंधित शक्ति। हमने क्या अध्ययन किया? विधायी शक्ति का। और इसमें हमने आर्टिकल 123 जो अध्यादेश है, आर्टिकल 108 जो संयुक्त बैठक है, आर्टिकल 111 जिसमें विधेयक पर राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया के बारे में बताया गया है, और वीटो पावर, वीटो पावर यानी वीटो शक्ति के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की थी। ये हमारे प्रीवियस क्लास में था, यानी विधायी शक्ति को पूर्णतया हमने समाप्त कर लिया था। उस क्लास को जब आप देखेंगे तो वहाँ पर एक चीज़ जानेंगे कि संसद की विधायी प्रक्रिया कैसे चलती है। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक पे आइए। आज का टॉपिक क्या है हमारा? राष्ट्रपति की शक्तियां। और अब हम इसमें अध्ययन करेंगे राष्ट्रपति की दूसरी शक्ति, यानी कार्यपालिका की शक्ति, यानी कार्यकारी शक्तियां। क्या है? राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति या कार्यपालिका की शक्ति। देखिए, कार्यपालिका, पहले कार्यपालिका को आप जानिए। कार्यपालिका होती क्या है? कार्यपालिका का काम होता है वो एग्जीक्यूटिव, इंग्लिश में से एग्जीक्यूटिव कहते हैं, एग्जीक्यूट करने वाला, जो एग्जीक्यूट करता है। यानी कार्यपालिका जो विधायिका कानूनों को बनाती है, उन कानूनों को लागू कराने का कार्य किसका है? कार्यपालिका। देश की शासन व्यवस्था को चलाने का कार्य भी कार्यपालिका है। ठीक, तो कार्यपालिका एक ऐसी इकाई है, सरकार का एक ऐसा अंग है
जो नियम और कानूनों को लागू कराता है। ठीक, अब देखिए यहां पे एक चीज को समझिए। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल 53 की। आर्टिकल 53 कहता है कार्यपालिका की जो शक्ति है बच्चा, वो किसमें निहित होगी? वो सभी शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति पर। किसमें? राष्ट्रपति पे। कहने का मतलब यह है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है। आर्टिकल 53 कहता है कि कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी और वह इनका प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। तो यहां पर एक बात आप समझ रहे हैं, आर्टिकल 53 के अनुसार कार्यपालिका का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है। कौन है? राष्ट्रपति है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न बनता है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है, संघीय कार्यपालिका का प्रधान, तो संघीय कार्यपालिका का प्रधान बच्चा राष्ट्रपति महोदय होते हैं। इतनी बात समझ में आई? बोलिए। तो कार्यपालिका का प्रधान कौन हो गया? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति इन समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से या अपने स्वयं करता है। तो यहां पर एक चीज क्या हुई? कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। इसमें आर्टिकल 50 में बात समझ में आई बच्चा कि कार्यपालिका की शक्ति, पहला यह हो गया हमारा। अगर प्रश्न बनता है तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा। और हम पढ़ क्या रहे हैं? कार्यकारी शक्ति। दूसरा देखिए क्या है, दूसरा यहां पर एक चीज और है कि कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो निहित तो हैं, लेकिन यहां पर बाउंडेशन है। बाउंडेशन क्या है यहां पर? आर्टिकल 74। आर्टिकल 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और राष्ट्रपति उसकी सलाह के अनुसार ही कार्य करे। बात समझ में आ रही है? आर्टिकल 53 तो कह रहा है कार्यपालिका की समस्त शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं, लेकिन 74 उसे बाउंड करता है कि आप इन शक्तियों का इस्तेमाल तो करेंगे, लेकिन किसकी सलाह पर? मंत्री परिषद की। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए अब यहां पर एक बिंदु और देख लीजिए, बात समझिए। कार्यपालिका का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति। ठीक, प्रधान है किसका? कार्यपालिका का। और मंत्री परिषद का प्रधान कौन है? प्रधानमंत्री। अब राष्ट्रपति जो भी चीजें मांगेगा, आर्टिकल 78 के अंतर्गत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से किसी भी विषय पर सूचना मांग सकता है और प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य भी बनता है। यह है आर्टिकल 78 में कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से क्या सूचना ले सकता है किसी भी विषय पर, और प्रधानमंत्री को वो सूचना देनी होगी। दो बातें होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक। अब यहां पर कार्यकारी होने के नाते यहां पर राष्ट्रपति के पास कार्यपालिका से जुड़ी बहुत सी शक्तियां हैं। क्या हैं? देखिए ध्यान से। पहली बात देखिए, आर्टिकल 75 क्या कहता है? यह है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री
और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री, मंत्रिपरिषद के मंत्री कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि जो राष्ट्रपति है वो क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और इसकी सलाह पर क्या अन्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की वो नियुक्ति करता है। मेरी बात समझ में आ रही है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता, आर्टिकल 75 कह रहा है। और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। और ये सभी क्या होते हैं? प्रसाद पर्यंत्र होते हैं, यानी राष्ट्रपति की इच्छा पर तक ये अपने पद पर आसीन रहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए, मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए देखिए, बात समझिए। राष्ट्रपति नियुक्ति करता है किसकी? किसकी राष्ट्रपति नियुक्ति करता है? तो सबसे पहले वो करता है प्रधानमंत्री को। प्रधानमंत्री आर्टिकल 75 के अनुसार वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर संघ के अन्य मंत्री, ठीक, आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अब देखिए आगे क्या है, ये तो हो गई कार्यपालिका। आगे अन्य पदों पर भी वो नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये भी उसकी शक्ति है। जरा देखते हैं कौन कौन से पद हैं। तो सबसे पहले राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के राज्यपाल, राज्यों के जो राज्यपाल हैं उनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर महान्यायवादी, महान्यायवादी 76 आर्टिकल 76 महान्यायवादी की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। फिर आगे क्या है देखिए, सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बात समझिए, देखो कार्यकारी शक्तियों में ये बहुत से पद ऐसे हैं जिन पे नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है? तो राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी, कैग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा भी इनकी नियुक्ति की जाती है। फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों की नियुक्ति भी इनके द्वारा की जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर आप आगे देखिए, संघ शासित, जो संघ शासित राज्य हैं, संघ शासित राज्य हैं, उनके उपराज्यपाल एवं मुख्यमंत्री। देखिए ध्यान से समझिएगा इस चीज को।
जो संघ शासित राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। आगे कुछ और भी पद हैं, कुछ है जैसे SC/ST आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। कुछ आयोग हैं जैसे सबसे पहले बात करते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। SC/ST आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य। मेरी बात समझ में आ रही है? राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति। मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, के अध्यक्ष एवं सदस्य। ठीक, ऐसे पद हैं और भी पद हैं जिन पर इनकी नियुक्ति की जाती है। तो राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों की बात अगर हम करते हैं तो उसमें हमने क्या जाना? राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति में हमने इतनी बात जानी है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति संघ शासित राज्यों के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति SC/ST आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, इन आयोगों के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के मुख्य आयुक्त और अन्य आयुक्तों की नियुक्ति करता है। इसी प्रकार राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करता है, वित्त आयोग का गठन करता है और किसी भी क्षेत्र को SC या ST क्षेत्र घोषित करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। मेरी बात समझ में आ रही है? इतना है राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्ति में। अब देखिए प्रश्न कहां से बनता है। प्रश्न बनता है, उन चीजों पे हम चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न बनता है कि SC क्षेत्र क्या बनता है? प्रश्न देखिए, किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति या जनजाति क्षेत्र घोषित करता है। कौन घोषित करता है? घोषित करता कौन घोषित करेगा? उसे घोषित करेगा राष्ट्रपति। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में बनता है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि किसी क्षेत्र को SC/ST क्षेत्र घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति महोदय के पास है।
तो यहाँ पर कार्यकारी शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। हमने कार्यकारी शक्तियों के बारे में पढ़ लिया। अब हम आगे पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति की अगली शक्ति। यहाँ तक कि किसी प्रकार की कोई समस्या? चलिए आगे पढ़ते हैं। अब जो हमारे पास है राष्ट्रपति की अगली शक्ति क्या है? न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति का मतलब यह है कि जो राष्ट्रपति की न्यायपालिका से जुड़ी शक्ति है उसे हम क्या कहते हैं? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति कहते हैं। राष्ट्रपति की न्यायपालिका से जुड़ी शक्ति को राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति कहा जाता है। मेरी बात क्लियर है यहां तक? बोलो, कोई दिक्कत? राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति कौन सी है? जो न्यायपालिका से जुड़ी हुई शक्ति है। अब देखिए यहां पर इस शक्ति की बात करें तो यहां पर शक्ति क्या है? सबसे पहले आप शक्ति को देखिए, कौन सी शक्ति है? शक्ति है दंड के विषय में शक्ति। दंडित व्यक्ति के दंड के विषय में शक्ति क्या है? दंड से संबंधित। दंड का मतलब यह है कि न्यायपालिका ने किसी व्यक्ति को दंडित किया है, वो व्यक्ति किसी अपराध में दोष सिद्ध पाया गया, यानी न्यायपालिका ने उसे किसी अपराध में लिप्त पाया और उसका दोष साबित हो गया, तो न्यायपालिका उसे दंड देती है। और उस दंडित व्यक्ति के पास, राष्ट्रपति महोदय के पास दया याचिका लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर उसने न्यायपालिका के उस क्रम को पूरा कर लिया है, यानी अधीनस्थ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और अपना सुप्रीम कोर्ट, इन सब प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद भी अगर वो दंडित है तो उसके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है। वो बचता है कि माननीय राष्ट्रपति महोदय के पास वो अपनी दया याचिका लेके जाए, और दया याचिका पर राष्ट्रपति महोदय का ये अधिकार है कि वो किस प्रकार का निर्णय लेते हैं। तो वही शक्ति है जिसका मतलब है दंड के विषय में शक्ति, क्योंकि राष्ट्रपति क्षमा भी करता है और क्षमा करने के अलावा भी वो दंड के विषय में और शक्तियां रखता है। उनके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो ये जो शक्ति है बच्चा, ये शक्ति आती है आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 के अंतर्गत ये शक्ति आती है कि राष्ट्रपति के पास दंड के विषय में क्या क्या शक्तियां हैं। ठीक, फिर अगली शक्ति है परामर्श की शक्ति। जो राष्ट्रपति है वो न्यायपालिका से परामर्श ले सकता है, तो उसकी परामर्श लेने की शक्ति, न्यायपालिका से परामर्श लेने की एक शक्ति है न्यायिक शक्ति के अंतर्गत। अगली देखिए शक्ति क्या है? नियुक्ति की शक्ति। अभी हमने इसको वहां पढ़ा भी है, दोबारा पढ़िए यहां पर ध्यान से। नियुक्ति की शक्ति, किसको नियुक्त करेगा? न्यायाधीशों। तो ये 3 प्रकार की शक्तियां हैं उसके पास कि राष्ट्रपति क्या करता है? दंड से संबंधित शक्ति रखता है और परामर्श की शक्ति रखता है, और न्यायपालिका में जो न्यायाधीश हैं उन न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति रखता है 214 और 217 के 124 और 217 के अंतर्गत। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी प्रकार का कोई समस्या यहां पे? तो यह है राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। अब यहां पर हम एक एक शक्ति का अच्छे से अध्ययन करते हैं, और अध्ययन करने के बाद उन चीजों को हम समझेंगे। समझिए ध्यान से। सबसे पहले एक चीज समझिए, ये व्यक्ति है, ठीक? न्यायपालिका ने इसे क्या किया है? न्यायपालिका ने इसे दंड दिया है, दंड दिया, ठीक? न्यायपालिका ने इसे दंड दिया है, यानी अब यह दंडित व्यक्ति है।
अब न्यायपालिका के अनुसार ये दंडित है, यानी इसे दंड तो मिलना तय है। अब इसके पास एक तरीका ये है कि ये व्यक्ति क्या करे, राष्ट्रपति के पास दया याचिका डाले। दया याचिका किसको देता है? राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को ये दया याचिका देगा। अब राष्ट्रपति क्या करेंगे, इसके दंड के साथ क्या क्या कर सकते हैं? देखो, राष्ट्रपति इसके दंड के साथ क्या क्या कर सकते हैं। जैसे ये दया याचिका गई तो राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति के पास है कि पहले तो वो चाहे तो इस दंड को क्या कर दे, क्षमा कर दे। मतलब पूर्णतः वो उस दंड को समाप्त कर दे और उस व्यक्ति पर किसी भी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगे, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। ठीक, फिर क्या करे, प्रविलंबन होता। एक तरीका है, एक चीज उसके पास है, प्रविलंबन। प्रविलंबन एक है। उसके बाद क्या, उसका परिहार। फिर लघुकरण, और फिर क्या है, विराम। तो राष्ट्रपति क्या है, जब कोई दंडित व्यक्ति, न्यायपालिका ने किसी व्यक्ति को दंड दिया है तो व्यक्ति के दंड को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इस तरीके से कर सकता है। और ये आता है आपका आर्टिकल 72 में। ये क्या आता है, आर्टिकल 72 में आता है। तो आर्टिकल 72 के अनुसार क्या है, राष्ट्रपति किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, उसका प्रविलंबन, परिहार, लघुकरण और विराम कर सकता है। मेरी बात, केवल क्षमा नहीं करेगा, क्षमा के साथ भी उसके पास और ऑप्शंस हैं। लेकिन एग्जाम में जब प्रश्न आता है, खासकर वनडे लेवल पे, तो उसमें पूछता है आपसे कि राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति किस अनुच्छेद में। तो आप इस चीज को याद रखिएगा, आर्टिकल 72 में क्या है, राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति क्या है, क्षमा दान की। राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति किसमें है, आर्टिकल 72 में है। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए। आर्टिकल 72 में यह शक्ति उसको दी गई है। तो अब यहां पर एक एक बिंदुओं पे हम चर्चा करते हैं। क्षमा का मतलब क्या होता है, दंड को क्षमा करना। देखिए, क्षमा का मतलब यह है कि दंड को पूर्णतः मुक्त, दंड को पूर्णतः समाप्त करना। बात समझो। देखो, कोई अगर व्यक्ति है, उसने कोई अपराध किया है, अपराध करने के बाद दया याचिका गई राष्ट्रपति महोदय के पास। अब राष्ट्रपति ने क्या कहा, उसे क्षमा दान दे दिया। किसी व्यक्ति ने बहुत जघन्य अपराध कर दिया, लेकिन उससे वो घटना हो गई और व्यक्ति दंडित है। अब राष्ट्रपति ने उस पर दया दिखा दी और उसकी दया याचिका जो उनके पास आई, उस दया याचिका का परिणाम ये निकला कि राष्ट्रपति ने कहा कि हम इसको क्षमा कर देंगे। हालांकि ये मंत्रिपरिषद के अधीन है, क्योंकि आपको पता 74 कुछ भी नहीं करेगा बिना मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो क्षमा जैसे करता है तो वो व्यक्ति वैसा हो जाता है कि जैसे उस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया हो, वह पूर्णतः निर्दोष हो गया। यानी जो न्यायपालिका ने उसे दंड दिया था, अब वो किसी भी प्रकार के दंड का भोगी नहीं है, यानी वह पूर्णतः दंड से मुक्त हो गया। इसे कहा जाता है क्षमा, यानी पूर्णतः दंड से मुक्ति। मेरी बात समझ में आ रही? पूर्णतः दंड से मुक्ति।
अब यहां पर अगला बिंदु क्या है? अगला है प्रविलंबन। अगला है प्रविलंबन। प्रविलंबन का अर्थ यह होता है कि दंड के स्वरूप को बदलने के लिए याचिका। प्रविलंबन का मतलब होता है जिसे कोई व्यक्ति को दंडित किया गया, तो व्यक्ति को क्षमादान या दंड के स्वरूप को बदलने के लिए जो समय चाहिए वो समय मिल जाता है। बात समझ रहे हैं? प्रविलंबन का मतलब यही है कि समय देना। क्या है प्रविलंबन? दंड के स्वरूप परिवर्तन या क्षमादान हेतु समय, प्रविलंबन है ये। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हुआ है, तो मृत्युदंड को अस्थायी रूप से निलंबित कर देना ताकि उसे समय मिल जाए राष्ट्रपति की दया का, इसका मतलब है प्रविलंबन। अगला है परिहार। परिहार का मतलब क्या होता है? परिहार का मतलब है दंड की अवधि को कम करना। दंड की जो अवधि है, उसकी जो सीमा है, वो कम करना। जैसे किसी व्यक्ति को 10 साल का कारावास हुआ, कठोर कारावास, सश्रम कारावास, तो 10 साल की जगह परिहार का अगर ऑप्शन यूज किया गया तो उसे क्या मिलेगा? राष्ट्रपति ने कहा इसका जो कारावास है 10 वर्ष से घटा के हम 5 वर्ष करते, तो वो 5 वर्ष की सजा काटेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसके दंड का स्वरूप बदल जाएगा। वो 5 वर्ष का कारावास वो कठोर कारावास ही होगा, सरल नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? कि जो राष्ट्रपति है उसे जो दंड मिलेगा वो कठोर कारावास, इसे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के पास व्यक्ति आया उसे दंड दिया गया कि 10 साल का कठोर कारावास। अब उसने दया याचिका लगाई। दया याचिका लगाने के बाद क्या हुआ? जैसे ही दया याचिका उसने लगाई और उसमें उसे परिहार, राष्ट्रपति ने परिहार का ऑप्शन यूज किया, तो परिहार का ऑप्शन जैसे ही उन्होंने यूज किया तो यहां पर क्या है? दंड की अवधि को कम कर दिया गया लेकिन उसके स्वरूप को नहीं बदला गया। दंड के अवधि को कम कर दिया गया लेकिन उसके स्वरूप को नहीं बदला गया। इतनी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? दंड के तो परिहार का मतलब ये है। अब देखिए आगे क्या है? आगे ये है कि लघुकरण। अब लघुकरण का मतलब क्या है? लघुकरण का मतलब होता है दंड की प्रकृति को परिवर्तित करके उसकी अवधि को कम करना। यहां पर क्या है? यहां पर दंड की जो अवधि है उसे कम किया गया है लेकिन स्वरूप नहीं चेंज किया गया है, स्वरूप नहीं बदला गया है। जो दंड का स्वरूप है वो नहीं बदला गया है लेकिन क्या किया गया है? यहां पर उसकी जो अवधि है उसे कम कर दिया है। लेकिन लघुकरण में ऐसा नहीं है। लघुकरण में क्या है? देखिए लघुकरण, लघुकरण में जो दंड है, जो व्यक्ति दंड है उसकी प्रकृति को कम करके उसकी अवधि को कम करना। देखो प्रकृति भी कम हो रही है, जो दंड की प्रकृति है उसे भी परिवर्तित किया गया और अवधि जो है उसकी, दंड की जो सीमा है, अवधि को भी क्या किया गया? कम किया गया। बात समझ में आ रही है? दोनों चीजें यहां पे की गई हैं। पहले वाले में क्या था? पहले वाले परिहार में यह था कि परिहार में जो दंड की अवधि थी उसे तो कम कर दिया गया लेकिन वहां पे क्या किया? उसकी प्रकृति को नहीं बदला गया। यहां पे जैसे मानिए लघुकरण का मतलब यह है कि किसी को 20 साल की सजा हुई, कठोर कारावास, तो राष्ट्रपति ने उसके कारावास को सरल कारावास बदल दिया और दूसरा क्या कर दिया? उसकी अवधि घटा दी, 20 से 10 वर्ष कर दी। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए।
मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक, तो अवधि कम हुई। अब अगला है विराम। विराम का मतलब ये होता है अवधि इसमें भी कम होती है, लेकिन यहां पर कोई विशेष कारण होना चाहिए। यहां पर क्या है? विशेष कारण से, विशेष कारण से। जैसे मान लीजिए कोई दिव्यांग व्यक्ति है जो अपना कारावास नहीं काट सकता, या कोई गर्भवती महिला है, तो ये विशेष परिस्थितियां हैं। इन परिस्थितियों में विराम के अंतर्गत राष्ट्रपति उनकी अवधि को कम कर देता है। बात समझ में आई? तो यहां पर तीन चीजें आप ध्यान रखिएगा। सबसे पहली बात तो न्यायिक शक्ति है। आर्टिकल 72 में, आर्टिकल 72 में क्या है? क्षमादान की शक्ति है, क्षमादान की शक्ति है। ये एग्जाम में बहुत बार आता है कि राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किसमें है? आर्टिकल 72 में है। 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। फिर उसके आगे हमने क्या बताया कि राष्ट्रपति किसी दंडित व्यक्ति के दंड के साथ क्या क्या करता है? उसे क्षमा कर सकता है, प्रविलंबन कर सकता, परिहार कर सकता, लघुकरण और विराम। इन परिस्थितियों में वो दंड के साथ ये कर सकता है। जब क्षमा कर दिया तो पूर्णतया वो क्षमा हो गया। मेरी बात समझ में आई? चलिए, अब यहाँ पर कुछ विशेष चीज़ें हैं जो राष्ट्रपति, हालांकि ये जो शक्तियाँ हैं वो 161 में राज्यपाल को भी मिली हुई हैं, लेकिन परंतु दोनों में अंतर किया है। जो सबसे बड़ी विशेषता है राष्ट्रपति के दंड की जो पावर है आर्टिकल 72 में क्षमादान की, उसकी सबसे बड़ी विशेषता दो चीज़ें हैं। विशेषताओं में क्या है? सबसे पहले आप जानिए विशेषता में क्या है। मृत्युदंड। मृत्युदंड कोई व्यक्ति जो संविधान या विधि के अनुसार कोई ऐसा अपराध करता है जिसमें विधि ने उसकी जो सजा है, दंड है, वो मृत्यु को घोषित किया है, तो न्यायपालिका उसे मृत्युदंड देती है। अब मृत्युदंड देने के बाद सिर्फ राष्ट्रपति महोदय के पास ये अधिकार है कि वो मृत्युदंड को क्या कर सकते हैं? क्षमा कर सकते हैं। मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं, बाकी किसी के पास यह अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्या करते हैं? क्षमा करते हैं। फिर दूसरी इनके पास क्या शक्ति है कि सैन्य न्यायालय, सैन्य न्यायालय जो कोर्ट मार्शल्स हैं, जो कोर्ट मार्शल है, सैन्य न्यायालय के दंडित व्यक्ति को सैन्य न्यायालय के दंडित व्यक्ति को क्या करते हैं? क्षमा करते हैं। मेरी बात समझ में आई? दो चीजें यहां महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय के अंतर्गत किसी दंडित व्यक्ति के दंड को क्या कर सकते हैं? क्षमा कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? चलिए, अब न्यायिक शक्ति के अंदर जो अगली शक्ति है, ये तो क्षमा वाली शक्ति होगा, आर्टिकल 72 याद रखिएगा। अगला है 143, आर्टिकल 143, आर्टिकल 14। इसमें क्या है? न्यायपालिका से परामर्श। आर्टिकल 143 कहता है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट से, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। क्या कर सकता है? देखिए, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, परंतु
परंतु मानने के लिए बाध्य नहीं है। बात समझो, राष्ट्रपति परामर्श तो मांग सकता है, न्यायालय से परामर्श मांग सकता है, लेकिन उस परामर्श को मानने के लिए वो बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? वो बिल्कुल भी बाध्य नहीं है इस चीज के लिए। यहां तक किसी प्रकार की समस्या? चलिए अगली चीज देखिए। अगली जो राष्ट्रपति की शक्ति है, क्या है अगली शक्ति राष्ट्रपति की? आर्टिकल 124 और 217 क्या है? न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो दो प्रकार से नियुक्ति होती है, दो जगह पर होती है। एक होती है सुप्रीम कोर्ट में, उच्चतम न्यायालय में, एक होती है हाई कोर्ट में। तो आर्टिकल 124 आर्टिकल 124 के अंतर्गत क्या है? आर्टिकल 124 के अंतर्गत है राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की। और 217 आर्टिकल 217 में क्या है? 217 में यह है कि राष्ट्रपति हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। मेरी बात समझ में आई? तो ये थी राष्ट्रपति की जो शक्तियां थी, उन शक्तियों के बारे में हमने चर्चा की कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति क्या है। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति हो गई, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की परामर्श की शक्ति, राष्ट्रपति की नियुक्ति की शक्ति। तो हमने आज दो शक्तियों के बारे में पढ़ा। एक तो कार्यकारी शक्ति के बारे में पढ़ा, एक पढ़ा हमने कहां पे कि राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति। कार्यकारी शक्ति में जो प्रश्न बनता है बच्चा, वो दो प्रश्न यहां पर मैं आपको दो प्रश्नों के बारे में बता देता हूं। दो तरह से प्रश्न बनते हैं। कैसे प्रश्न बनते हैं? एक बनता है नियुक्ति से, कि किसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। एक बनता है आर्टिकल 53 से। बहुत बार प्रश्न बना है कि कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है। नियुक्ति के बारे में पूछेगा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, आर्टिकल्स के रूप में आ सकता है यहां से। तो ऐसे प्रश्न यहां से आते हैं। फिर आर्टिकल 72, आर्टिकल 72, यहां से प्रश्न आता है कि क्षमादान की शक्ति, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है। यहां से यह प्रश्न आता है। आगे देखिए, फिर यहां पर कभी आपसे आर्टिकल 143 के बारे में पूछ लेता है कि राष्ट्रपति की उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 143 में है। इसमें है आर्टिकल 143 में। तो यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या? बोलिए। अब आगे की जो क्लास हमारी है उसमें हम राष्ट्रपति की जो शेष शक्तियां हैं, पहली तो आपातकालीन शक्ति, वहीं पर हम पूरा आपातकाल खत्म कर देंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में ही, कि तीन प्रकार का आपातकाल कैसे लगता है, क्यों लगता है, कितने समय के लिए लगता है, किसकी स्वीकृति चाहिए, संसद किस प्रकार का यहाँ पर बहुमत पारित करेगी, मूल अधिकारों पे क्या प्रभाव पड़ता है। इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे कल की क्लास में, अगली क्लास जो हमारी हो। और वहीं पर हम वित्तीय शक्तियाँ और शेष शक्तियाँ जो भी बची उन शक्तियों पर हम चर्चा करें। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।